Good morning, students. In yesterday class, we have started chapter number second, that is forms of business organization. नेटवर्क कनेक्शन की वजह से, कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से चैप्टर नंबर सेकंड की स्टार्टिंग की लाइंस जो हमने आपको डिस्क्राइब किया था वो नहीं समझ में आया था. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट में मीनिंग ऑफ बिजनेस, मीनिंग ऑफ कॉमर्स, पर्पस या नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ा. अब हम यहाँ सेकेंड चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई पर्सन बिज़नेस करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस तरह का वो बिज़नेस कर सकता है और किस किस तरह के बिज़नेस में क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो सारे बिज़नेस की टाइप्स को एक साइड रख के, एक साथ देख के, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके फ़ीचर्स, तब हम ये समझ पाएंगे कि हमें अब कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है या हम कौन सा बिज़नेस हमारे लिए सूटेबल होगा. So let's start. Business enterprise is an organization which is engaged in some business activity. यहाँ जो फर्स्ट लाइन कह रहा था, जो चैप्टर का नेम है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा एंटरप्राइज, एक ऐसा फर्म या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी ना किसी बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज है. बिजनेस एक्टिविटी मीन्स कि उस फर्म में सेलिंग, परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये एक्टिविटी हो रही होगी. देन वी कैन से कि दैट फर्म या दैट एंटरप्राइज या दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो अब आप समझ गए होंगे कि बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं. कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा फर्म या कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जहाँ बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हों. अब बिजनेस एक्टिविटी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू 3 मेन कैटेगरी. देखिए 3 कैटेगरीज दी हुई हैं. आप हम बुक की पिक्चर्स जब आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें भी देखिएगा कि बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मतलब बिजनेस 3 तरह के हो सकते हैं. सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. इन 3 तरह से ये 3 ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो अलग अलग बिजनेस की कैटेगरी हैं. ठीक है, मतलब या तो हम प्राइवेट बिजनेस करें प्राइवेट सेक्टर में, या पब्लिक सेक्टर में, या फिर जॉइंट होकर. अब इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, आप कहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है, हम प्राइवेट कंपनी में वर्क नहीं करना चाहेंगे, हम आगे अच्छा एजुकेशन लेकर पब्लिक कंपनी में काम करेंगे या गवर्नमेंट कंपनी में काम करेंगे, या कुछ की मर्ज़ी होती है नहीं भाई हम प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे. तो ये जो प्राइवेट वर्ड है इसका क्या मतलब है? जब कभी भी प्राइवेट वर्ड किसी में जुड़ जाए तो इतना याद रखिएगा, चाहे वो सेक्टर हो चाहे वो कंपनी हो, अगर प्राइवेट वर्ड इंक्लूड है इट मीन्स कि उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना या उसकी ओन मतलब कैपिटल को इन्वेस्ट करना बनाया किसने होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं. यहाँ पर बिल्कुल भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होता है, निल होता है. लेट्स सी. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. अब आप कहेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स मीन्स प्राइवेट पर्सनस या प्राइवेट पार्टनर्स. जैसे हम हैं, हमारे 2 और फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक फर्म ओपन करेंगे या कंपनी ओपन करेंगे और इस चीज़ का बिज़नेस करेंगे. अब हम क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट की किसी भी तरह से ज़रा से भी 2% भी या 1% भी हेल्प लेते हैं तो गवर्नमेंट की उसमें इंक्लूड हो जाएगा. जब गवर्नमेंट उसमें इंक्लूड हो जाएगी तो वो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ उसमें इंक्लूड करेगी. हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा या हमारे पार्टनर्स की उसमें कंट्रोल रहे, कोई भी तीसरा चौथा कोई भी इंक्लूड ना हो, ना ही गवर्नमेंट का उसमें ज़रा सा भी इन्वॉल्वमेंट हो. तो हम क्या होंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ऐसे ही बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट या कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो जब उनके पास कैपिटल इकट्ठा हो जाती है तो वो और उनके जितने भी पार्टनर्स होते हैं सब मिलके ऐसे ही इंडिविजुअली जब किसी कंपनी को या किसी इंटरप्राइजेस को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो वी कैन से कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स.
प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होते हैं जिनको ओन मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओन मतलब समझिएगा ओनिंग या ओनरशिप। ओनरशिप किसके हाथ में होगी? जिसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के ओन, मैनेज या कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट पार्टनर्स। मेन मोटिव इनका क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का जब भी इसमें प्राइवेट वर्ड इंक्लूड होगा तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स बनाएंगे, ओन, मैनेज और कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ इनका मेन मोटिव होगा अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही उन्होंने कंपनी या फर्म ओपन किया हुआ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज़ निल। यहाँ पर ज़रा से भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड, विप्रो या टाटा कंपनी। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को या इस फर्म को चलाने वाली कौन है? रिलायंस को अंबानीज़ फैमिली है। इसमें रिलायंस इंडिया लिमिटेड में गवर्नमेंट का 0% इन्वॉल्वमेंट है। इसको हैंडल करने वाला, मैनेज या कंट्रोल करने का कौन है? अंबानी फैमिली, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, ठीक। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हो। सेकेंड इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जस्ट इसको ऑपोजिट, कि इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स ना होकर गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको पूरे तरीके से हैंडल या कंट्रोल करती है। देखिए लिखा हुआ है ओन, मैनेज एंड कंट्रोल, ओन, मैनेज, कंट्रोल बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को का पूरा हैंडल, पूरा कंट्रोल, मैनेज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इनका मेन मोटिव क्या था? अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पर मेन मोटिव इनका क्या होता है? गिव सर्विसेज। मतलब जो भी फॉर्म हमने ओपन किया है, जो भी कंपनी हमने गवर्नमेंट कंपनी ओपन किया है, तो हम चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि उस फर्म से लोगों को, मतलब पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, सर्विस उनको दी जा सके। जैसे सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स निल हैं, उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे LIC की अगर हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सभी को पता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी है। इनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना। कैसी सर्विस? इंश्योरेंस सर्विस या इंश्योरेंस पॉलिसी देना, उनको बताना कि ये पॉलिसी है, इसके इतना प्रीमियम देना होगा, इसका इतना इंटरेस्ट देना होगा, इतने साल बाद ये जो पॉलिसी है ये आपकी एक्चुअली मैच्योर हो जाएगी, इतने साल बाद आपको पैसा मिलेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये रूल्स, सारी चीज़ें उनको बताना और उनको अपनी सर्विस देना। तो यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। और यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस, टू गिव द सर्विस, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्स में आप ये लिख सकते हैं, ये नहीं तो आपको जो और भी कुछ याद आए तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आप गेल भी लिख सकते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। थर्ड वन इज़ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है जॉइंट, है ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें दोनों वर्क करेंगे एक साथ मिलकर, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होंगे और गवर्नमेंट भी होंगे। देखिए लिखा है ओन, मैनेज एंड कंट्रोल जॉइंटली बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी होगा, थोड़ा गवर्नमेंट का भी होगा, तो दोनों मिलकर जॉइंटली वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट या कंट्रोल दोनों का होता है। एग्जाम्पल पे दिया हुआ है मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। तो ये जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज है जिसमें पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का भी ओनरशिप है, गवर्नमेंट का भी मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसको कंट्रोल कर रही हैं, साथ में दोनों मिलकर, ठीक है। तो अब तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको तीनों कैटेगरी, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फॉर्म्स और वी कैन से टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में, अब इनके कितने टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर में अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो कौन कौन से टाइप्स बिज़नेस होंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हमने यहाँ पढ़ा इसमें किस किस तरह के बिज़नेस इंक्लूड होंगे। 5 टाइप्स के इसमें जो बिज़नेस होते हैं
या एंटरप्राइजेज़ होती हैं वो इंक्लूड होते हैं। याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज़। अभी आगे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के भी टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब फॉर्म्स, और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के भी टाइप्स पढ़ेंगे। अभी हम किसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के। मतलब अगर इस टाइप का कोई बिज़नेस करना चाहे तो कौन कौन सा बिज़नेस हो पाएगा। तो 5 टाइप्स होते हैं यहाँ पर। देखिए ये सारे आपके लिए न्यू हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसको हम HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। थर्ड है आपका पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ इज़ कंपनी। ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए न्यू हैं तो सारी चीज़ें हम साइड में रखते हैं और फर्स्ट जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको लेते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का फर्स्ट फॉर्म है। ओके लेट्स सी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स होता है सिंगल या एक, मतलब वन। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो ऐसे अगर हम देखें दोनों को ज्वाइन करें और इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। सिंगल ओनर या वन ओनर, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का वो फॉर्म होता है जिसमें पूरे बिजनेस का सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, ठीक है। जो बिजनेस इस सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को रन करता है उसको हम सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर या फिर सोल प्रोप्राइटर, ठीक। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप को आप ऐसे ही समझेंगे जैसे अभी हमने बताया आपको। सोल मीन्स सिंगल या वन, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। इट मीन्स सिंगल ओनर। पूरे बिजनेस को ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करेगा? एक सिंगल पर्सन होगा जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा, मैनेज भी वही करेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी, सब कुछ मतलब पूरे बिजनेस का वही करेगा, सिंगल पर्सन या सिंगल ओनर। जो इस तरह की बिजनेस को मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर। अंडरस्टूड? तो हियर इट इज़ रिटन दैट ओन, मैनेज, कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन। मतलब एक सिंगल पर्सन होगा जो पूरे बिजनेस को ओन भी करेगा, मैनेज भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ लिखा हुआ है जनरल स्टोर। आप सबके घर के पास जनरल स्टोर है, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा होगा एक सिंगल पर्सन होता है जिसकी वो पूरी शॉप या पूरे स्टोर होती है। हर तरह का छोटे छोटे वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ होते हैं। आपके डेली नीड्स का तो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ होते हैं। तो एक सिंगल पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस को, पूरे जनरल स्टोर को वही रन कर रहा होता है। तो इट मीन्स कि ही और शी इज़ अ सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर। सिंगल ओनर है, पूरे बिजनेस को वही चला रहा है। हाँ, कभी कभी हेल्प के लिए एक दो पर्सन को वो अपना ऐड कर सकता है, लेकिन he or she will not be the owner of the business। ओनर कौन होगा? सिर्फ वही एक सिंगल पर्सन। तो इसका मेन पॉइंट या मेन मीनिंग जो होती है वो यही है। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ होल द बिजनेस इज़ बाय अ सिंगल पर्सन। इसमें आपकी बुक्स में कई सारी डिफिनेशंस भी दी हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादातर मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स सोल प्रोप्राइटरशिप दिस टाइप ऑफ बिजनेस विल कम इन योर एग्ज़ाम। इसमें जब आपको पूछा जाए तो आप ये मीनिंग भी लिखेंगे, हम आपको पिक्चर्स दे देंगे, मीनिंग भी लिखेंगे आप और डिफिनेशन भी लिखेंगे। डिफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, उसको रीड करिएगा, पढ़िएगा, प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिएगा। तो मीनिंग आपकी जो जनरल मीनिंग है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की यही है कि ऑल द बिजनेस विल बी ओन, managed and controlled by single person, or we can say single owner. That person which will do this type of business will called as sole trader, or we can say sole proprietor। ठीक है, तो let's move to the next topic, that is the features of sole proprietorship। Here we have the features of sole proprietorship। अभी हमारे पास 6 फीचर्स हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं।
टाइम थोड़ा कम है और उसको डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा भी और सारे फीचर्स हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी। द फर्स्ट इज़ सिंगल ओनरशिप। हाँ, तो द फर्स्ट फीचर इज़ सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप मीन्स कि जैसे अभी हमने आपको बताया, पूरे बिजनेस को ओन, मैनेज और कंट्रोल करने वाला कौन है? एक सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल पर्सन। तो ओनरशिप, जैसे हम कहते हैं ना, ये बिजनेस का ओनर है, मालिक है ना। तो ओनरशिप मीन्स कि द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस का जो ओनरशिप होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन की ही होगी। तो यहाँ ओनरशिप किसकी होगी? सोल ट्रेडर की। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ओन बाय सिंगल इंडिविजुअल। ओनरशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ आप करेंगे। इट मीन्स कि ओनरशिप आपकी है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, देखिए आगे लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सिंगल पर्सन। वो सिंगल पर्सन या वो सिंगल इंडिविजुअल जिसका पूरा बिजनेस है, वही पूरी की पूरी कैपिटल इन्वेस्ट भी करेगा। जब वो पूरी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तभी तो सिंगल ओनरशिप कहलाई जाएगी। भाई हम हैं, अगर हम पूरे बिजनेस में जितनी भी अमाउंट या जितना भी कैपिटल लगाना है उस बिज़नेस पे, तो पूरी कैपिटल अगर हम लगाएंगे तो उस बिज़नेस की ओनरशिप किसको होगी? किसी और को भी होगी क्या? नहीं, सिर्फ हमारी होगी। तो हम कौन हो गए? सिंगल ओनर या सोल ट्रेडर। तो यहाँ पर ओनरशिप किसकी होती है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल की, क्योंकि पूरी कैपिटल को इन्वेस्ट करने वाला एक सिंगल पर्सन ही होता है। अब यहाँ पर बात होती है कि वो कैपिटल इन्वेस्ट कैसे करेगा, पूरी हैवी कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करेगा? या तो उसका खुद का अमाउंट हो, ओन मनी, या फिर बोरोड मनी। बोरोड मनी जिसको हम लोन कहते हैं, किसी से लोन लेकर, उधार लेकर उसने अपने बिजनेस में लगा दिया, जब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो उसको वो रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, जैसा भी है। ठीक, तो ऐसे कैपिटल इन्वेस्ट होती है और ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन की होती है। देखिए लिखा है ओनरशिप इज़ इन वन हैंड, एक हाथ में एक सिंगल इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन मीन्स टू फॉर्म द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, क्लोजर मीन्स टू क्लोज। कह रहे हैं और बिजनेस के कंपैरिजन ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसको हम आसानी से फॉर्म भी कर सकते हैं, आसानी से स्टार्ट भी कर सकते हैं, और जब भी चाहें, जब भी सोल ट्रेडर चाहे वो क्लोज भी कर सकता है। देखिए लिखा है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू स्टार्ट एंड क्लोज दिस बिजनेस। कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है इस बिज़नेस को स्टार्ट या क्लोज़ करने में। जब भी हमारे पास कैपिटल है या हमें वर्क कुछ करना है, हमें कोई वर्क नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास कैपिटल है, हमने एक शॉप डाली और शॉप में कुछ सामान या जो भी वैरायटीज़ हम चाहें वो रख कर हमने जनरल स्टोर ओपन कर ली। अब हमने देखा कि 1-2 साल में या साल में या 1-1.5 साल में हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है, तो हम जब भी चाहें उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। और वजह सिर्फ यही नहीं होगी कि हमें सिर्फ लॉस ही हो सकता है कि हम वो शॉप को बंद करके कोई दूसरी शॉप डालना चाहें, या कहीं हम और ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कोई भी और रीज़न। तो कहने का मतलब आसानी से ये स्टार्ट भी हो सकता है ये बिज़नेस, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस, और आसानी से क्लोज़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा या नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसमें होती हैं। और इसके साथ ही साथ कोई सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई सेपरेट लॉ कोड की तरफ से इसके लिए पर्टिकुलर लॉ, कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। तो लॉ नहीं बना है, इसीलिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। देखिए लिखा है नो सेपरेट लॉ इज़ देयर, इन सम केसेस लाइसेंस शुड बी देयर। इसके लिए अलग से कोई लॉ नहीं बना हुआ है। हाँ, कुछ केसेस में अगर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, सिंगल ओनर हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइक बियर शॉप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सिंगल ओनर है, शॉप है, ठीक है, तो हम वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन अब वहाँ बियर की शॉप आपने ओपन किया हुआ है, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर लाइसेंस ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉपर लाइसेंस आपको चाहिए। इट इज़ सिंपल टू स्टार्ट एंड क्लोज दिस बिजनेस एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस। अदर बिजनेस के कंपैरिजन इसको आसानी से स्टार्ट और क्लोज भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, इसका कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है। अंडरस्टूड?
थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी अब तक आप अकाउंट्स में पढ़ ही चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो समझ लीजिए लाइबिलिटी मीन्स होती है कि कर्ज या लोन, एक तरह से समझ लीजिए. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा बिजनेस है और हमारे साथ कई सारे पार्टनर्स हैं, ठीक, उस पूरे बिजनेस का अगर लॉस होता है तो हम सब मिलकर उसको बियर करेंगे. रिस्क होता है तो हम सब मिलकर बियर करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, यहाँ तो सिंगल ओनर है, तो पूरे लॉसेस को बियर करने वाला कौन होगा? सिर्फ सिंगल पर्सन. तो ऑल द रिस्क, ऑल द लॉसेस विल बी बियर बाय द सिंगल ओनर ओनली. नो आउटसाइडर विल बियर द लॉस. जब किसी बाहर के आउटसाइडर को आप अपने बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एज अ ओनर, तो क्या लॉस होने पर कोई बियर करेगा आपके लॉस को? नहीं. तो आप सिंगल ओनर हैं, तो इस वजह से आपके बिजनेस में अगर कभी लॉस होता है तो सिर्फ और सिर्फ पूरे लॉसेस को, पूरे रिस्क को आप ही बियर करेंगे. आप मीन्स सिंगल ओनर या सिंगल इंडिविजुअल, राइट. एक और बात, जब कभी भी किसी बिजनेस के साथ फीचर्स में ये वर्ड जुड़ जाए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स कि ऑल द लाइबिलिटी, ऑल द लॉसेस विल बी बियर बाय द सिंगल ओनर. एंड वन मोर थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि अगर कभी आपके बिजनेस में हैवी लॉस होता है और आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अगर उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए या बियर करने के लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़े, तो भी आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके उस लाइबिलिटी को या जो भी कर्ज है आपके ऊपर उन सबको पे आउट करेंगे. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल पर्सन बियर ऑल द रिस्क एंड डेट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस. इन केस हैवी लॉसेस में अकर इन द बिजनेस, देन सोल ट्रेडर हैव टू सेल हिज और हर प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी टू बियर द लाइबिलिटी. अगर आपको इस लाइबिलिटी को बियर करने के लिए या डेट्स को या लोन्स को चुकाने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़े, तो आप बेचकर उस लाइबिलिटी को पे आउट करेंगे. इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अभी आगे भी बहुत सारे फीचर्स जो अभी हमने पीछे पढ़ा, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके भी हम फीचर्स पढ़ेंगे. तो किसी में आप देखेंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कही गई है, किसी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात कही गई है. तो जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो उसमें क्या होगा कि अगर लॉस हुआ तो सब मिलकर उसको बियर करेंगे, लाइबिलिटी को पे करेंगे. मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि वहाँ आप अपनी ओन प्रॉपर्टी को बेचकर लाइबिलिटी को पे नहीं करेंगे. ये सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ही होता है, क्योंकि सिंगल ओनर है तो सारी लाइबिलिटी, सारा डेट्स किसको चुकाना है? सिंगल ओनर को. और उसके लिए अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी बेचना पड़े तो भी वो बेचकर सारी लाइबिलिटी, डेट्स को पे करेगा. ठीक. नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट. इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग मीन्स सिंगल ओनर है तो बिजनेस के सारे रिस्क को कौन बियर करेगा? सिंगल ओनर. और रिस्क भी बियर करेगा, साथ ही साथ अगर उस बिज़नेस में जितना भी प्रॉफिट होता है, कम होता है तो और ज़्यादा होता है तो भी सारा प्रॉफिट किसको जाएगा? सिंगल ओनर को. ठीक. देखिए लिखा है सोल ट्रेडर हैव टू बियर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस बाय हिमसेल्फ एंड नो शेयरिंग इन प्रॉफिट. अगर रिस्क होता है, लॉस होता है तो भी वही बियर करेगा सारा लॉसेस, सारा रिस्क. और प्रॉफिट कम होता है, ज़्यादा होता है तो भी उस प्रॉफिट में किसी की शेयरिंग नहीं होनी है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओनर को ही सारा प्रॉफिट जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज़ वन मैन कंट्रोल. जैसे आप सुनते हैं वन मैन आर्मी, तो वैसे ही वन मैन कंट्रोल भी होता है. वन मैन कंट्रोल मीन्स हियर ऑल द बिजनेस विल कंट्रोल बाय द सिंगल ओनर, सिंगल इंडिविजुअल. पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओनर का ही होता है. मतलब कंट्रोल का मतलब कि मैनेजमेंट का वर्क हुआ या ओनरशिप का वर्क हुआ या फिर उस बिज़नेस से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन भी लेना है तो आप किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. आप सिंगल ओनर हैं तो सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी है. मैनेजमेंट का बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रॉपर वर्क करना है, क्या क्या डिसीजंस होंगे बिज़नेस के, सब किसका ये राइट होता है? सिर्फ सिंगल ओनर का. देखिए लिखा हुआ है ऑल द बिजनेस डिसीजन विल टेकन बाय सोल ट्रेडर ओनली. बिजनेस मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड उसके जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडर. ही हैज़ फुल कंट्रोल ऑन द बिजनेस.
Ownership and management is one hand. No outsider can enter in this business, can't share the ownership. ओनरशिप भी शेयर नहीं हो सकती, सारा मैनेजमेंट का वर्क, ओनरशिप का वर्क, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द बिजनेस कौन लेगा? सिंगल ओनर लेगा, कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं हो सकता. लास्ट इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी. अच्छा, ये जो वर्ड है ये आपके लिए नया है और ये आप आगे अभी जितने भी हम फॉर्म्स पढ़ेंगे बिजनेस के अदर फॉर्म्स, उसमें भी आप ये वर्ड देखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी या नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे इसमें लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब होता है? सेपरेट, जैसे आप जानते हैं अलग, है ना. तो यहाँ अगर जिस बिज़नेस के सामने जहाँ पर लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मीन्स कि हम उस बिज़नेस को उस बिज़नेस के ओनर से अलग कर सकते हैं. मतलब उस बिज़नेस की अपनी एक पहचान, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, तभी हम उसको कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. यहाँ पर क्या कह रहा है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब अगर सोल ट्रेडर नहीं होगा, सिंगल ओनर नहीं होगा, तो क्या बिज़नेस चल सकता है? क्या बिज़नेस की खुद की अपनी कोई आइडेंटिटी है? नहीं. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिज़नेस को, बिज़नेस का जो ओनर है, मतलब सिंगल ओनर जो है, उससे हम अलग नहीं कर सकते. देखिए लिखा है, इट हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर. अपने ओनर से हटकर उस बिज़नेस की, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की, कोई भी अपनी लीगल आइडेंटिटी नहीं है. तो यहाँ पर हम ओनर को उसके बिज़नेस से अलग नहीं कर सकते हैं. अगर हम चाहें कि ओनर अलग और बिज़नेस की अपनी आइडेंटिटी हो मार्केट में, और उस बिज़नेस के आइडेंटिटी या वैल्यू के बेसिस पे हम लोन ले लें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ सिंगल ओनर है, तो सिंगल ओनर जब तक अपने बिज़नेस को चलाएगा नहीं, तो बिज़नेस की कोई अपनी पहचान, कोई अपनी आइडेंटिटी अलग से नहीं है बिना उसके ओनर की. और यहाँ पर लॉ ने ओनर्स और एंटरप्राइज को कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है. मतलब ओनर और उसका बिजनेस साथ में रन करेगा. विदाउट द ओनर ऑफ द बिजनेस नो बिजनेस कैन बी रन. ठीक, तो ये थे हमारे फीचर्स. इसके आगे भी हमारे बहुत सारे फीचर्स अभी हैं, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है. तो आगे जो फीचर्स हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.